नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हरीश मीणा, आपका हॉर्टिकल्चर का टीचर। आज अपन पढ़ेंगे पोमोलॉजी के अंदर पपीता के बारे में। भाई पपीता जो एक फल वृक्ष है, उसकी वेराइटीज कौन सी है, उसके अंदर बीमारियां कौन कौन सी लगती है, उसके अंदर इंसेक्ट कौन सा लगता है, उसके अंदर सूत्रकृमि कौन सा लगता है, इसके अलावा उसकी बीज दर कितनी होती है, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना चाहिए, प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी चाहिए। मतलब जो विस्तार से अपने पपीता के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आज अपने बहुत दिनों बाद में क्लास लगी दोस्तों। टाइम मिल जब जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपकी क्लास लेता हूँ। आपको एक अच्छी मेहनत लगन के साथ और मेहनत के साथ आप तैयारी रखें। चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th क्लास में पढ़ते हो, सभी के लिए ये टॉपिक सेम है। मैं मतलब आईसीआर लेवल से जो भी टॉपिक होता है मैं आईसीआर लेवल से पढ़ाता हूँ। अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है पपीता। पपीता के बारे में पढ़ेंगे अपन। पोमोलॉजी अपनी चल रही है दोस्तों, पपीता। पपीता सब जानते हैं, अपने अधिकतर पपीता खाते हैं, सुबह उठते ही पपीता खाते हैं, इसलिए इसको ब्रेकफास्ट भी कहा गया है। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। पपीता पपीता जिसको अपन इंग्लिश में पपाया बोलते हैं, पपाया। यदि अपन इसके सामान्य नाम की चर्चा करें, सामान्य नाम इधर से देखते हैं। सामान्य नाम, भाई पपीता के सामान्य नाम कौन कौन से हैं? पहला, इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से जानते हैं। ब्रेक फास्ट फ्रूट, यानी इसको नाश्ते वाला फल भी कहा जाता है। हिंदी में लिखे तो नाश्ते वाला फल, नाश्ते वाला फल। इसको नाश्ते वाले फल की संज्ञा दी गई है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नाश्ते वाला फल निम्न में से कौन सा है, या ब्रेकफास्ट फ्रूट की संज्ञा कौन से फल को दी गई है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? पपीता। इसके अलावा इसको मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मेलन ट्री, मेलन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मेलन ट्री, ये इसके कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम। इसके अलावा अपने इसके बॉटनिकल नेम की बात करें, बॉटनिकल नेम, भाई इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, केरी का पपाया। इसका वानस्पतिक नाम है बेटा वो केरी का पपाया। इसकी फैमिली की बात करें, भाई इसका कुल कौन सा है? फैमिली यानी इसका परिवार। भाई ये किस परिवार से बिलोंग रखती है? तो यह है कैरिकेसी। किस परिवार से बिलोंग रखती है? कैरिकेसी परिवार। इसके अलावा अपन बात करें गुणसूत्र संख्या, भाई इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। तो पपीता में जो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है दोस्तों, 2n बराबर 18, मतलब द्विगुणित। द्विगुणित। यदि वो n बराबर पूछता है तो गुणसूत्र संख्या 9 होगी, मतलब अगुणित, हैप्लॉइड, अगुणित। ये इसके गुणसूत्र संख्या की बात हो गई। गुणसूत्र संख्या। इसके अलावा अपन बात करें, फैमिली हो गई, गुणसूत्र संख्या हो गई, और इसके अलावा उत्पत्ति स्थान की बात करें, भाई पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका। इसको मैक्सिको भी लिख सकते हैं अपन दोस्तों, ब्रैकेट में मैक्सिको, मैक्सिको, यानी इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको भी माना जाता है। ये इसके उत्पत्ति स्थान की बात हो गई। गुणसूत्र संख्या इसमें 18 पाई जाती है, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो उष्ण कटिबंधीय अमेरिका है, यानी ट्रॉपिकल अमेरिका। और ये इसको मैक्सिको भी बोला जाता है, परिवार कैरिकेसी है।
और इसका बोटनिकल नेम कैरी का पपाया, इसको मेलन ट्री या ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई इसका फल प्रकार क्या होता है। फल प्रकार यानी जो फल या सब्जी गुच्छे में आती है उनका फल प्रकार सरस या बेरी होता है, यानी इसका फल प्रकार होगा सरस, या तो हिंदी में सरस, इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं इसको बेरी, सरस या बेरी। इसके बाद में अपन बात करें खाने योग्य भाग। भाई पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, कौन सा पार्ट अपन खाते हैं, ईडेबल पार्ट की बात करें खाने योग्य भाग, तो इसका खाने योग्य भाग होता है दोस्तों मध्य फल वित्ती, मध्य फल वित्ती, मध्य फल वित्ती। मध्य फल वित्ती को इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं मीजोकार्प, 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 मध्य फल वित्ती। यानी ये बात हो गई इसका। पहली चीज आपको याद रखना कि पपीते के सामान्य नाम कौन कौन से हैं। पहला है ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से जाना जाता है, यानी नाश्ते वाला फल। इसके अलावा इसको मेलन ट्री के नाम से जाना जाता है। वानस्पतिक नाम इसका केरी का पपाया है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 पाई जाती है। केरी कैसी परिवार से बिलोंग रखता है, उष्णकटिबंधीय अमेरिका या मेक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है। इसका फल प्रकार की बात करें तो इसका जो फल प्रकार है वो सरस या बेरी है। ईडिबल पार्ट की बात करें खाने योग्य भाग, तो इसका खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है, मध्य फल वित्ती या मीजोकार्प। इसको आप उतार सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा आगे चलते हैं थोड़ा। यदि मैं इसके पुष्पक्रम की बात करूं, पुष्पक्रम यानी इसका जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस पार्ट। तो इसके पुष्पक्रम सोलेटरी, सोलेटरी, इसका जो पुष्पक्रम होता है वो सोलेटरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई इसकी जलवायु, इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु की बात करें यानी क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट कौन सी चाहिए इसको, तो इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो उष्ण जलवायु चाहिए, उष्ण। और उष्ण को अपन लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। कौन सी, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके अलावा अपन बात करें तो टेम्परेचर की, उपयुक्त तापमान, भाई इस फल वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए, उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान चाहिए इसके लिए 22 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है। पपीता के लिए उपयुक्त तापमान ग्रोथ के लिए या फलों की वृद्धि के लिए या पौधे के विकास के लिए जो टेम्परेचर की जो रेंज चाहिए वो 22 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 22 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आपको नीचे लिखना है कि रात के समय, यदि रात के समय, यदि रात के समय मान के चलो टेम्परेचर, रात के समय मान के चलो टेम्परेचर 12 से लेके 14 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर, कम होने पर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर पौधे की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पौधे की वृद्धि पर विपरीत, पौधे की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि रात के समय टेम्परेचर की रेंज मान के चलो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसकी जो वृद्धि है इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी पाला, जैसे पाला पड़ रहा है तो पाला के प्रति ये संवेदनशील है, आपको ध्यान रखना है। यानी जो पाला पड़ता है उसमें पपीता की जो पत्तियां वो खराब हो जाती है, जल जाती है। यानी इस फ्रूट्स के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको फिक्स याद रखना कि 22 से 26 डिग्री सेल्सियस यदि वातावरण का टेम्परेचर है तो इस पौधे के लिए ये गुड है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है। यदि 22 से 26 गुड है, यदि 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर है तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है, मतलब 7, 8, 10, 11, 12 इसके नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। दोस्तों आपको आराम से और अच्छे से पढ़ना है, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना।
इसके अलावा आपको दोस्तों नोट डाल के नीचे लिखना है पपीता का पादप, पपीता का फल वृक्ष, पपीता का फल वृक्ष, पाले के प्रति, पाले के प्रति, पाले के प्रति क्या होता है बेटा? संवेदनशील होता है। पाले के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील एक होता है दोस्तों सहनशील। आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो होता है सहनशील और एक होता है संवेदनशील। सहनशील का मतलब है कि वो सहन कर रहा है, और संवेदनशील का मतलब है कि सहन नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए हानिकारक है। संवेदनशील के प्रति संवेदनशील होता है, मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इस चीज को हानिकारक, हानिकारक। यानी पपीता का फल वृक्ष पाले के प्रति संवेदनशील होता है, यह आपको ध्यान रखना है, संवेदनशील होता है। अगला पॉइंट आपको लिखना है पपीता, पपीता का पौधा, पपीता का पौधा एक वर्ष, एक वर्ष की उम्र में या एक वर्ष की आयु में, आयु का मतलब एज, आयु में फल देने लगता है, फल, फल देना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ कर देता है। मतलब पपीता का जो पौधा होता है वो एक साल के अंदर फल आने लग जाते हैं उसके अंदर। पपीता में यदि आपसे पूछ ले कि फ्लावरिंग में कितना, मतलब फ्रूटिंग के अंदर कितना समय लगता है, यदि आपसे फ्रूटिंग के अंदर पूछ रहा है कि फलन कितने साल में होता है, तो पौधरोपण के एक साल बाद, पौधरोपण के एक साल बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, और पौधरोपण के 2 महीने बाद उसमें पुष्पन प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये चीज भी आप लिख लो। पौधरोपण के, पौधरोपण के, पौधरोपण के 2 माह में, 2 माह बाद पुष्पन प्रक्रिया, पुष्पन प्रक्रिया, पुष्पन प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो पौधरोपण के एक साल बाद में ये जो पपीता का जो पौधा होता है वो फल देना प्रारंभ कर देता है, और पौधरोपण के 2 महीने बाद, जैसे ही आपने पौधरोपण आज लगा दी, उसके 2 महीने में, 2 महीने के भीतर भीतर लगभग 2 महीने में इसके पुष्पन आ जाएंगे। मतलब मान के चलो 50 दिन में जो पुष्पन प्रक्रिया चालू हो जाती है वो 50 डेज के आसपास चालू हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्पन प्रक्रिया लगभग 2 महीने में, 2 माह का मतलब है 60 दिन, 50 से 60 दिन मान के चलो। यदि आपसे डेज के अंदर पूछता है तो 50 से लेके 60 डेज, मतलब 50 से 60 दिन के भीतर भीतर ये पुष्पन प्रक्रिया संपन्न होती है। और आपको मैं बता दूं कि पपीता के अंदर 3 प्रकार के पुष्प आते हैं, एक तो नर पुष्प आता है, एक मादा पुष्प आता है, और एक उभयलिंगी पुष्प आता है। नर पुष्प होता है उससे फल नहीं लगता बिल्कुल भी, और जो मादा पुष्प होता है उससे फल लगता है। फलन होता है हमेशा मादा पुष्प से। यदि उभयलिंगी फूल का मतलब है कि ऐसा फूल जिसके अंदर नर और मादा दोनों ही उस फूल के अंदर क्या, उस फूल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट हो, तो एक उभयलिंगी फूल है, मतलब वो मोनोसियस है एक तरीके से। लेकिन उभयलिंगी फूल से यदि कोई फल बनता है तो वो ऐसा फल बनता है जैसे आप, खीरा नहीं होता कि खीरा, खीरे की साइज का, मतलब लंबा बनता है खीरा। आपने कभी देखा होगा किसी पौधे के अंदर पपीता आती है लेकिन वो ऐसी लगती है जैसे कोई ककड़ी आ रही है, खीरा आ रहा है, वो उभयलिंगी फूल से बनी हुई पपीता है, बना हुआ फल है। इस चीज को यही मैं आपको समझा देता हूं। मतलब यहाँ तक अपनी चीज कंप्लीट हो गई भाई। पपीता का पौधा एक वर्ष की आयु के अंदर फल देना प्रारंभ कर देता है, और 2 महीने के भीतर वो पुष्पन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें अपने ये जो पुष्पन प्रक्रिया से संबंधित एक टॉपिक है उसको देख लेते हैं। इसको बोल सकते हैं सेक्स आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसको बोल सकते हैं लिंग भेद। लिंग भेद सेक्स आइडेंटिफिकेशन मतलब लिंग भेद।
इसके बारे में अपन समझे तो वही पपीता का पादप या पपीता का पौधा लगभग पपीता का पौधा लगभग 50 दिन में पुष्पन आने लगते हैं। मतलब पपीता का पौधा लगभग 50 दिन में पुष्पन प्रक्रिया पपीता के पौधे में पपीते के पौधे में लगभग 50 दिन में पुष्पन प्रक्रिया संपन्न होती है। पपीता के पौधे में 3 प्रकार के पुष्प आते हैं। पुष्पों के प्रकार 3 प्रकार के पुष्प, ये आपको ध्यान रखना। 3 प्रकार के क्या आते हैं? पुष्प। 3 प्रकार के पुष्प मतलब इसमें 3 प्रकार के फ्लावर आते हैं। आपको बता दूं 3 प्रकार के क्या आते हैं दोस्तों? फ्लावर। मतलब पपीते में 3 प्रकार के फूल आते हैं। कहने का मतलब कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। नंबर 1 नर पुष्प, नंबर 2 मादा पुष्प, नर पुष्प, मादा पुष्प, और तीसरा जो प्रकार का फूल आता है उसे बोलते हैं उभयलिंगी फूल। उभयलिंगी पुष्प। यानी इसमें 3 प्रकार के पुष्प आते हैं। आपको बता दो कितने प्रकार के आते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। यानी जो नर पुष्प होता है वो छोटा होता है, आकार में छोटा। इसके बारे में आप लिख सकते हो कि आकार में छोटा, यह आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा। मादा पुष्प आकार में बड़ी होती है, इसका जो फूल होता है आकार में बड़ा। ये जो मादा फूल होता है आकार में बड़ा होता है। यदि इसकी अपन लंबाई की बात करें, भाई इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, तो आपको बता दूं इसकी लंबाई होती है 1 से लेकर 3 mm। 1 से लेकर 3 mm तक इस पुष्प की लंबाई होती है। और ये मतलब ऊपर से गोल, नीचे से चक्री नुमा होता है। और जो फलन होता है मादा पुष्प से ही फलन होता है। दूसरा आकार में बड़ा, लगभग इसकी लंबाई होती है वो 1 से 3 mm होती है। और फलन मतलब जो फलन होता है वो इसी से होता है, फलन। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं, जो फलन होता है यानी फल आते हैं वो मादा पुष्प से ही आते हैं। उभयलिंगी जो पुष्प होता है यानी ऐसा फूल होता है मतलब इसके अंदर जिसमें नर प्लस मादा, मतलब इस फूल के अंदर नर प्लस मादा दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ऐसा मतलब उभयलिंगी फूल ऐसा फूल होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नर और मादा दोनों प्रेजेंट। यानी उभयलिंगी फूल से जो फल बनता है, इस फूल से जो फल बनेगा, फल उसका यदि अपन बात करें कि भाई इसका आकार कैसा होता है, यदि उभयलिंगी फूल से फल बन रहा है उसका आकार होगा बेटा खीरे के समान, खीरानुमा। यदि उभयलिंगी फूल से कोई भी फल बन रहा है उसका आकार कैसा होगा? खीरानुमा। यानी मादा फूल से ही अच्छा फल का निर्माण मादा फूल से होता है। यदि उभयलिंगी फूल से कोई फल का निर्माण हो रहा है तो उस फल की जो शक्ल होगी, उसका आकार होगा या शक्ल होगी, वो शक्ल किसके समान होगी? आपको याद रखना, खीरे के समान। खीरे के समान, ये आपको याद रखना है। ये 3 प्रकार के फूल आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगला पॉइंट अपन देखा जाए कि पपीता का पीला रंग किस कारण होता है? पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग येलो कलर किस वजह से होता है? तो आपको याद रखना कैरी का जेंथिन के कारण। कैरी का जेंथिन, कैरी का जेंथिन वर्णक, पपीता का पीला रंग कैरी का जेंथिन वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, पपीता की
लाल गुदे वाली, लाल गुदे वाली किस्मों में यानी वेराइटियों में, किस्मों में लाइकोपिन, लाइकोपिन, लाल गुदे वाली किस्मों में लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है। ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है। यदि कोई पपीता अंदर से लाल निकलती है उसका मतलब उसके अंदर लाइकोपिन है, इसलिए तो टमाटर का लाल रंग भी लाइकोपिन के कारण ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें, हरी, हरे व हरी, हरी व कच्ची पपीता से, कच्ची पपीता के, पपीता के फलों से, फलों से पपेन तैयार किया जाता है। फलों से पपेन तैयार किया जाता है। पपेन तैयार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। भाई पपेन के लिए किस प्रकार की पपीता होनी चाहिए, मतलब 3/4 रूप से पकी होनी चाहिए। यदि आपसे परिपक्वता पूछे, भाई किसी पपेन, या तो हरी या कच्ची पपीता के फलों से पपेन तैयार करते हैं। कच्ची पपीता का मतलब है कि यह पपीता 3/4 रूप से पकी होनी चाहिए। 3/4, 3/4 रूप से पकी, 3/4 रूप से पकी। 3/4 रूप से पकी हुई पपीता से पपेन तैयार किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। पपेन एक वाइट लेटेक्स होता है, पपेन एक वाइट लेटेक्स होता है। यानी 1/3 यानी 3/4 रूप से, 3/4 रूप से पकी पपीता, पपीता के फलों से, फलों से वाइट लेटेक्स, वाइट लेटेक्स या सफ़ेद, सफ़ेद दुग्ध को, सफ़ेद दुग्ध को सुखाकर, सफ़ेद दूध को सुखाकर सुखाकर पपेन, पपेन नामक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। पपेन नामक प्रोडक्ट तैयार, तैयार किया जाता है। मतलब 1/3, 3/4 रूप से पकी हुई कोई भी पपीता होती है, कच्ची या हरी, उससे जैसे अपन कट मारते हैं, चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के जो सफ़ेद रंग का जो दूध जैसा एक तरल लिक्विड निकलता है उसको सुखाया जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे। उसको आगे मैं आपको समझाऊंगा कितना टेम्परेचर लेते हैं। उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये जो पपेन होता है, पपेन का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पपेन का प्रयोग, ये जो पपेन है, इस पपेन का प्रयोग कहाँ पर होता है, यदि मैं इसके प्रयोग की बात करूँ, भाई इसका यूज या यूटिलाइज कहाँ पर किया जाता है, इसको प्रयोग, पहला प्रयोग होता है प्रोटीन पाचन में। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रोटीन पाचन। प्रोटीन पाचन में प्रोटीन का डाइजेस्टिव करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रोटीन पाचन में। इसके अलावा देखा जाए तो जो मांस के टुकड़े होते हैं उसको मुलायम करने में, मांस को मुलायम करने में, तो मांस के टुकड़े होते हैं उसको मुलायम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य के अंदर, सौंदर्य प्रसाधन,
प्रसाधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन पाचन में किया जाता है, प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मांस के जो टुकड़े होते हैं या मांस को मुलायम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा च्युइंगम, जो भी च्युइंगम बनाई जाती है वो भी इस उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। च्युइंगम के अंदर भी लिख लो आप, इसका प्रयोग च्युइंगम के अंदर भी किया जाता है। च्युइंगम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना कि पपेन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। एक महंगा प्रोडक्ट है, याद रखना, पपेन एक महंगा प्रोडक्ट है। इसका प्रयोग प्रोटीन पाचन में किया जाता है। प्राकृतिक जो भी अपन जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, किसी की फुंसियाँ हो जाती है उसके चेहरा साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दवाइयाँ बनाने में, मेडिसिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और च्युइंगम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। च्युइंगम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पपेन को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भाई पपेन जैसे पपीता से निकालते हैं तो उसमें किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब है पपेन निकालने की प्रक्रिया। पपेन निकालने की प्रक्रिया। पपेन हरे हरे रंग की हरे रंग व कच्ची कच्ची पपीता के फलों से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है, पहली चीज। कच्ची पपीता के पपीता के पपीता के फल में डंठल की ओर से डंठल की ओर से 3 इंच लंबाई में 4 से 5 बार प्रतिदिन के हिसाब से 4 से 5 बार प्रतिदिन के हिसाब से चीरा लगाया जाता है। यानी एक दिन में 4 से 5 बार चीरा लगाते हैं। मान के चलो ये कोई पपीता का फल है, जैसे ये कोई पपीता है, ठीक है, ये कोई पपीता है, ये कोई पपीता का फल है, ये इसका डंठल है। आपको जो चीरा लगाना वो डंठल की ओर से लगाना। मान के चलो ये आपने चीरा लगा दिया, ये, और ये चीरा की कितनी लंबाई होनी चाहिए दी, इसकी लंबाई आपसे पूछे तो इसकी लंबाई है 3 इंच। आपको प्रतिदिन के हिसाब से 4-5 बार चीरा लगाना। जैसे एक चीरा ये लगा दिया, 1, 3 और एक 4 और एक 5। पर डे के हिसाब से 4 से 5 बार पर डे चीरा लगाना है। इसके अलावा यदि इस औसतन में की बात करूं, औसतन की बात करूं, टोटल कितने लगाए जा सकते हैं एक फल के अंदर? टोटल एक फल के अंदर आप 12 से 15 बार चीरा लगा सकते हो। 12 से 15 बार पर फ्रूट्स। यानी एक फल के अंदर आप 12 से 15 बार चीरा लगा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। एक फल के अंदर, एक फल में कितने मतलब एक पौधे के अंदर कितने फल है वो अलग बात है, लेकिन एक फल के अंदर आप 12 से 15 बार चीरा लगा सकते हो। प्रतिदिन के हिसाब से बात करें
तो एक दिन में आपको 4 से 5 बार चीरा लगाना है। लेकिन वो फल की यदि अपन बात करें कितने दिनों का होना चाहिए, लगभग 2-3 महीने का फल होना चाहिए लगा हुआ, मतलब 2-3 महीना, मतलब फल लगने के 2-3 महीने बाद, मतलब वो 3/4 रूप से उसका विकसित होना चाहिए, वो 3/4 रूप से ज्यादा मतलब कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे फल आ गया और उसको 1 महीने में चीरा लगाए तो नहीं बनेगा। लगभग फल लगने के लगभग वो जो फल है वो पेड़ पर 3 महीने का होना चाहिए, उसके बाद में आप चीरा लगा सकते हो। और चीरा की जो लगाते हो वो डंठल की ओर से लगाना चाहिए अपन को चीरा। और एक जो चीरा लगाते हैं उसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 3 इंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा आपने ऐसा चीरा लगा दिया पपीता दो आर पार दो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जो फल है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब पपैन निकालने की प्रक्रिया थी, और इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। यानी पपैन हरे रंग व कच्ची पपीता के फलों से प्राप्त किया जाता है। और कच्ची पपीता के फल में डंठल की ओर से 3 इंच लंबाई में 4 से 5 बार प्रतिदिन के हिसाब से चीरा लगाया जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया, पर डे के हिसाब से 4 से 5 बार। और एक फल की बात करें तो एक फल के अंदर अपन टोटल कितनी चीरा लगा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक फल के अंदर अपन लगा सकते हैं कितना, 12 से लेकर 15 बार चीरा लगा सकते हैं। अब पपेन निकालने का यदि आपसे समय पूछेगा, वो समय आपसे समय पूछा जाएगा, पपेन निकालने का समय, पपेन प्राप्त करने का समय, प्राप्त करने का समय। तो प्रातः 6 बजे से लेके 9 AM, 6 बजे से 9 AM तक आप पपेन निकाल सकते हो। ऐसे नहीं आप 2 बजे पपेन निकाल रहे हो, व्हाइट लेटेक्स चीरा निकाल के दूध निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जैसे अपन पशु का दूध निकालते हैं तो सुबह निकालते हैं, आप सभी को पता है, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 9 बजे के बीच बीच में अपन निकाल लेते हैं और दूध निकालते हैं। तो इसी प्रकार से पपीता के अंदर से जो व्हाइट लेटेक्स होता है उसको दूध ही होता है एक तरीके से, सफ़ेद दूध होता है। तो सफ़ेद दूध अपन चीरा लगा के निकालते हैं, तो उसका जो निकालने का जो टाइम है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे होना चाहिए, 6 बजे से 9 बजे तक। एक गुड टाइम है, एक अच्छा टाइम है। इसके बाद मान के चलो आपने इसे चीरा लगा के जैसे यहाँ से आपने व्हाइट लेटेक्स निकाल रहे हो, तो उस व्हाइट यानी जो व्हाइट लेटेक्स होता है, यानी व्हाइट लेटेक्स बोल सकते हो, व्हाइट लेटेक्स या सफेद दूध, व्हाइट लेटेक्स या सफेद दूध। इस व्हाइट लेटेक्स या सफेद दूध को आपको किस बर्तन में रखना, पहला प्रश्न ये बनता है कि वो बर्तन किस प्रकार का होना चाहिए, वो किस धातु का बना होना चाहिए। ऐसे नहीं आप स्टील के बर्तन में रख रहे हो या लोहे के बर्तन में रख रहे हो, क्योंकि रिएक्शन हो जाती है, वो खराब हो जाएगा। इसलिए जब आप सफेद दूध या व्हाइट लेटेक्स पपीता से निकालते हो, कच्ची पपीता से, तो जैसे ये मान के चलो ये बर्तन है कोई, ये बर्तन है, तो ये बर्तन किसका बना होना चाहिए, यानी बर्तन है, ये बर्तन किसका बना होना चाहिए, ये बर्तन या तो होना चाहिए किसका, ये होना चाहिए या तो मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, मिट्टी, या तो मिट्टी से निर्मित होना चाहिए, या ये बर्तन होना चाहिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम धातु से। या तो ये मिट्टी से बना हुआ बर्तन होना चाहिए, उसके अंदर आपको एकत्रित करना, या एल्यूमिनियम धातु से बना हुआ बर्तन के अंदर आपको एकत्रित करना है। ये इसके अंदर आपने एकत्रित कर लिया, मान के चलो ये क्या नाम से, ये आपने इसमें भर लिया क्या, व्हाइट लेटेक्स सफेद दूध को। अब इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसको जैसे पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी ये बर्तन है, इसको इस बर्तन के अंदर आपने डाल रखा क्या, इस बर्तन के अंदर आपने इस बर्तन के अंदर आपने डाल दिया क्या, इसके अंदर मान के चलो इस बर्तन के अंदर ये है क्या, सफेद दूध। इसको आपको क्या करना है, इसको इसको क्या करना है, सुखाना है, इसको क्या करना है, सुखाना है। और इसको सुखाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, कितने डिग्री डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाया जाता है, तो आपको याद रखना 50 से लेके
60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जो व्हाइट लेटेक्स से सफेद दूध से पपेन कब बनता है? जब उसको सुखाया जाता है। पहले सुखाने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको पपेन कहा जाता है। तो इस व्हाइट लेटेक्स को 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखाया जाता है। ये टेम्परेचर आपसे कई बार पूछेगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। सुखाने के बाद में इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, सुखाने के बाद में इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे अपन? लंबे समय तक पपेन को लंबे समय तक पपेन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, पपेन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु रखने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS नामक रसायन, KMS का मतलब है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS नामक रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है। KMS नामक रसायन द्वारा KMS नामक रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है। इसमें आपको इसकी मात्रा याद रखनी है। तो मात्रा ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं, मात्रा बराबर 350 ppm, 350 ppm। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो पपेन होता है उसको लंबे समय तक अपन सुरक्षित रखने के लिए उसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये परिरक्षक आता है। परिरक्षक अपन ने जैसे अपन इस मुरब्बा के अंदर, सॉरी उसमें सॉस के अंदर भी डालते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट। जो फल परिरक्षण अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे दोनों ही रसायनों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये परिरक्षक का कार्य करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। यानी पपेन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, इसको लंबे समय तक स्टोरेज करने के लिए, भाई खराब होने से बचाने के लिए इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है, जिसकी मात्रा होती है 350 ppm। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पपेन बनाने से पहले जो पपेन को जो सुखाया जाता है या उसको ड्राई किया जाता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है? निम्न में से उपयुक्त तापमान है। तो आपका राइट आंसर होगा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो व्हाइट लेटेक्स होता है, कच्ची पपीता से जो सफेद दूध प्राप्त किया जाता है, उसको किस प्रकार की धातु से बने हुए बर्तनों में उसको एकत्रित करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा या तो मिट्टी से बना होना चाहिए बर्तन या एल्यूमिनियम धातु से बना होना चाहिए। दोनों तो धातु पूछे तो एल्यूमिनियम धातु या फिर दूसरा बर्तन आएगा मिट्टी का बर्तन। यानी मतलब अपन ने पपेन के बारे में पढ़ लिया पूरा। और पपेन कब निकालना चाहिए? सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। और एक फल में अपन टोटल कितनी बार चीरा लगा सकते हैं? 12 से 15 बार। पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 4 से 5 बार। और जो चीरा लगाया जाता है वो कितने इंच का होना चाहिए? लगभग उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए या गहराई तक कितनी होनी चाहिए? 3 इंच। ये आपको ध्यान रखनी। 3 mm, 3 mm ध्यान रखना। 3 mm, 3 mm इंच में नहीं है बेटा, mm के अंदर याद रखना उसको mm के अंदर याद रखना। जहाँ भी लगाया अभी ये जो ये है इसको आपको mm में याद रखना है। इसमें याद रखना है mm के अंदर 3 mm। जो चीरा लगाते हैं वो 3 mm का लगाते हैं, ध्यान रखना। इंच में नहीं बेटा, 3 mm। ओके, गलती से हो गया थोड़ा। तो अब अपन एक बार इसको वापस से समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा। तो देख लेते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। आज जो पढ़ा अपन ने पूरा एकदम, तो देखो आज अपन ने जो पढ़ा था अभी, जो अपनी क्लास चल रही थी अभी, सर उसे देख लेते हैं एक बार। आज का जो अपना जो टॉपिक था वो पपीता था। पपीते के बारे में अपन ने पढ़ा था। पपीते का यदि सामान्य नाम की बात करें तो ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से इसको जाना जाता है। इसे नाश्ते वाला फल भी कहा जाता है, मेलन ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसका बोटनिकल नेम कैरी का पपाया होता है।
परिवार कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यदि आपसे ये पूछ ले कि इसकी जाति क्या है और इसका वंश क्या है, तो पहला देखो बेटा, इसका वंश तो कैरी का है और जाति क्या है, इसकी पपाया है। और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर द्विगुणित है, मतलब ये 18, और यदि आपसे n बराबर पूछता है अगुणित तो 9। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है, और मेक्सिको भी बोल सकते हैं। फल प्रकार इसका सरस या बेरी होगा। खाने योग्य भाग की बात करें तो मध्य फल वित्ती, जिसे मेजोकार्प कहा जाता है। पुष्पक्रम की बात करें तो सोलेट्री इसका पुष्पक्रम है। और जलवायु की बात करें तो उष्ण जलवायु चाहिए, और तापमान की बात करें तो 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। यदि रात के समय 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान है तो पौधे की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पपीता का फल वृक्ष पाले के प्रति संवेदनशील होता है, मतलब हानिकारक होता है, पाले को सहन नहीं कर सकता। पपीता का पौधा 1 वर्ष की आयु में फल देना प्रारंभ करता है। पपीता के पौधरोपण के 2 महीने बाद में पुष्पन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, मतलब 50 से 60 दिन में। इसके बाद में सेक्स आइडेंटिफिकेशन लिंग भेद, पपीता के पौधे में लगभग 50 दिन के बाद में पुष्पन प्रक्रिया संपन्न होती है। पपीता में 3 प्रकार के पुष्प आते हैं, नर पुष्प, मादा पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। नर पुष्प आकार में छोटा होता है, मादा पुष्प आकार में बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 1 से 3 इंच होती है। ये के अंदर लिखा था, ये गलत है, मतलब वो उल्टा सुल्टा हो गया था ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंच के अंदर लिखना है। आपको यहाँ पर इंच करना, याद रखना, यहाँ पर इंच कर देना। और उभयलिंगी पुष्प की बात करें तो ऐसा फूल जिसके अंदर नर और मादा दोनों ही मतलब लिंग हो, वो उपस्थित होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार के फूल से जो फल बनता है वो फल की शक्ल कैसे होगी, खीरा के समान, ये आपको ध्यान रखना। पपीता का पीला रंग कैरिगाजेंथिन वर्णक के कारण होता है। पपीता की लाल गुदे वाली किस्मों में लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है। हरी व कच्ची पपीता के फलों से पपैन तैयार किया जाता है। 3/4 रूप से पकी होनी चाहिए, लगभग वो फल 3 महीने की उम्र होनी चाहिए उस फल की। और 1/3 रूप से पकी पपीता के फलों से व्हाइट लेटेक्स या सफ़ेद दूध को सुखाकर पपेन नामक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और पपेन का जो प्रयोग किया जाता है प्रोटीन, पाचन, मांस को मुलायम करने में, दवा, सौंदर्य प्रसाधन में और च्युइंगम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पपेन निकालने की प्रक्रिया हरे रंग व कच्ची पपीता के फलों से प्राप्त किया जाता है। कच्ची पपीता के फल में डंठल की ओर से 3 इंच, मतलब ये उल्टा हो रहा था ना बेटा, इसको थोड़ा आप देख लेना, इसको इसको काट दो यहाँ से, इसको के अंदर है ये 3 mm आपको ध्यान रखना है। 3 mm लंबाई में 4 से 5 बार प्रतिदिन के हिसाब से चीरा लगाया जाता है। पर डे के हिसाब से 4-5 बार। एक फल के अंदर 12 से 15 बार चीरा लगाया जा सकता है। पपैन प्राप्त करने का समय प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक का है। व्हाइट लेटेक्स से सफ़ेद दूध को किस प्रकार के बर्तन में इकट्ठा करना चाहिए, या तो मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, एल्यूमिनियम धातु का। इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखाया जाता है? 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुखाया जाता है। पपेन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नामक रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है, जिसकी मात्रा 350 ppm रखी जाती है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। इसके अलावा अपने जो अगला जो है इसी के अंदर यह है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक तो कीट के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट, इसके अंदर कौन सा कीट लगता है। इसके अलावा अपन आज इसके अंदर पढ़ेंगे सूत्रकृमि, इसके अंदर कौन सा सूत्रकृमि लगता है। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बीमारी, इसके इसके मतलब पपीता की प्रमुख बीमारी कौन सी है, बीमारी। पहली चीज़ है इंसेक्ट, कि भाई इसके अंदर इंसेक्ट कौन सा लगता है, कीट कौन सा लगता है। तो मैं बात करूँ कीट के बारे में, तो कीट के अंदर अपन बात करें, इसके अंदर 2 कीट लगते हैं। कितने कीट लगते हैं? 2 कीट लगते हैं इसके अंदर। एक कीट इसके अंदर लगता है महू कीट, जिसका नाम है महू, या एफिड बोल सकते हैं, एफिड, या फिर अपन बोल सकते हैं चेपा, चेपा बोल सकते हैं, एफिड बोल सकते हैं, महू बोल सकते हैं। और भी नाम है, जैसे इसको मोलिया रोग भी बोलते हैं, मोलिया कीट। जो एफिड, और एक लगता है इसके अंदर सफेद मक्खी, सफेद मक्खी। 2 प्रकार के कीट लगते हैं, सफेद मक्खी जिसे व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, बेमेसिया,
बेमेसिया टेबिसाई। बेमेसिया टेबिसाई। ये जो महू एफिडिया चेपा जो कीट है, ये कीट है एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है रिंग स्पॉट। ये रिंग स्पॉट नामक बीमारी का जन्म देता है। रिंग स्पॉट ये वायरस जनित बीमारी है। वायरस वायरस जनित वायरस जनित बीमारी है। यानी इस बीमारी का ये रोग वाहक कीट है। और सफेद मक्खी की बात करें तो सफेद मक्खी प्रणकुंचन बीमारी का रोग वाहक कीट है। प्रणकुंचन, इसको अपन बोल सकते हैं लीफ करल। ये भी वायरस जनित बीमारी है। इसके बारे में देखा जाए तो ये भी वायरस जनित बीमारी है। वायरस जनित। इसके अंदर पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। रिंग स्पॉट के अंदर आपने कभी पपीता देखी हो, ये मान के चलो ये कोई पपीता है। पपीते के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन रंग के छल्ले दिखाई देते हैं, ऐसे गोल गोल छल्ले, कभी देखना। इस प्रकार के रिंग दिखाई देंगे आपको। ये रिंग, इस प्रकार की आपको रिंग दिखाई देगी। ये रिंग स्पॉट बीमारी के लक्षण है, सिम्टम्स। और ये वायरस जनित बीमारी है। और सफेद मक्खी जो व्हाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं बेमेसिया टेबिसाई, ये पर्णकुंचन बीमारी का रोग वाहक कीट है। इसके अंदर पत्तियां एकदम गुच्छानुमा हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा टमाटर के अंदर भी ये रोग लगता है, पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती है। मिर्च के अंदर भी लगता है, इसके अलावा ये पपीता के अंदर भी लगता है। ये दोनों बीमारियां इसके अंदर लगती है, मेजर बीमारियां दोनों ही। और ये दोनों कीट है, इसका रोग वाहक कीट है। अब दोनों बीमारियों के नियंत्रण के लिए, इन कीटों के लिए, इन इन दोनों के नियंत्रण की बात करो तो नियंत्रण दोनों का सेम रहेगा। मैं आपको बता दूं, दोनों का नियंत्रण सेम रहेगा। दोनों का नियंत्रण सेम रहेगा। यदि अपन इसके नियंत्रण की बात करें, दोनों के नियंत्रण की, तो वही इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसके लिए तो यही है भाई, कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। एक तो डाइमिथोएट, डाइमिथोएट 30 EC 1 ml @1 ml पर लीटर पानी के अंदर इसका प्रयोग करना चाहिए। एक तो ये इंसेक्टिसाइड अपन काम में ले सकते हैं, इसका स्प्रे करना चाहिए। या दूसरा ले सकते हैं मिथाइल 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 डोमेटोन 25 cc @1 ml पर लीटर। पानी में मिला के और क्या करें, स्प्रे करें। दोनों ही कीटों को मारने के लिए, दोनों बीमारी से निजात पाने के लिए डाइमिथोएट और मिथाइल डोमेटान का प्रयोग करना आपको 1 ml के हिसाब से। ये दो कीट लगते हैं, कीटों के बारे में हो गई बात पूरी। सूत्रकृमि की बात करें तो इसके अंदर एक सूत्रकृमि लगता है जिसका नाम है मिलाइडोगाइनी। मिलाइडोगाइनी स्पीसीज, ये स्पीसीज नामक सूत्रकृमि इसके अंदर लगता है। इस सूत्रकृमि को मारने के लिए भाई पहले ही अपन को मृदा का उपचार करना पड़ता है, सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बाद में कुछ नहीं होता। मतलब पौधरोपण के समय जब पौध लगाने से पहले खेत के अंदर मृदा का उपचार करना चाहिए। सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर अपने मिथाम सोडियम लेना चाहिए। जैसे मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा करूँ भाई, इसका इसका नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण में यही है भाई कि मृदा उपचार, पौधरोपण से पूर्व मृदा उपचार करिए। पौधरोपण से पूर्व मृदा उपचार। सॉइल ट्रीटमेंट ही लाभदायक है इसके लिए। मृदा उपचार, सॉइल को ट्रीटेड करना चाहिए। सॉइल को क्या करना चाहिए दोस्तों, ट्रीटेड। अब मृदा उपचार कैसे करें, मृदा उपचार करने के लिए आपको किस रसायन का प्रयोग करना है। जैसे अपन रसायन की बात करें तो रसायन की बात करो तो एक आता है मिथाम सोडियम। मिथाम सोडियम प्लस आपको बेंजोमेट
ये दोनों रसायन का मिश्रण लेना है, इन दोनों रसायनों का मिश्रण लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम पर वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में आपको 50 ग्राम डालना है। और आपके पास कितना वर्ग मीटर में आपने पपीता लगा रखी है, और पपीता लगाना चाहते हो तो सॉइल का ट्रीटेड, पहले सॉइल को ट्रीटेड करोगे, तो सॉइल को ट्रीटेड करने के लिए मिथाम सोडियम और बेंजोएट दोनों का मिश्रण लेना है। ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हैं, गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा डालकर उससे भी उसको उपचारित किया जा सकता है। इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन भी ले सकते हैं, केमिकल में एक कार्बोफ्यूरॉन होता है, उसके द्वारा भी अपन कर सकते हैं। ये सूत्रकृमि के बारे में था, सूत्रकृमि को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसके अलावा बीमारी की बात करें तो बीमारी, दो बीमारी वहाँ खत्म हो गई, प्राणकुंचन और रिंग स्पॉट। इसके अलावा इसमें एक और बीमारी है जिसका नाम है डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ जिसको आदर गलन बोल सकते हैं, आदर गलन, डैम्पिंग ऑफ या आदर गलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसके बारे में लिखो तो ये नर्सरी अवस्था में लगने वाली प्रमुख बीमारी है, नर्सरी अवस्था, नर्सरी अवस्था यानी पौधशाला, नर्सरी अवस्था में लगने वाली, नर्सरी अवस्था में लगने वाली, लगने वाली प्रमुख बीमारी, नर्सरी अवस्था में लगने वाली प्रमुख बीमारी है डैम्पिंग ऑफ, आद्र गलन। और नर्सरी अवस्था में जो भी बीमारी लगती है उसके लिए तो सीधी सी बात है कि आप क्या नाम से पहले बीज उपचार करना पड़ेगा, बीज उपचार करें। इसका यदि अपन इसकी प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट, तो बीज उपचार, बीज उपचार। अब बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार में आप ले सकते हो क्या, थायरम, जैसे थायरम, क्योंकि कवक के द्वारा बीमारी होती है थायरम, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड। क्योंकि डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी लगती है, डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी लगती है वो कवक के द्वारा लगती है, यानी ये बीमारी क्या है, कवक जनित, यानी ये बीमारी क्या है बेटा, कवक जनित बीमारी है। कवक जनित बीमारी तक किस कवक के माध्यम से, यदि अपन बात करें रोग वाहक कौन सा, इसका रोग कारक कौन सा, सॉरी, तो पीथियम, पीथियम अफेनी ड्रमेटम कवक द्वारा, या तो पीथियम स्पीशीज के माध्यम से ये बीमारी का अटैक होता है, या दूसरा अपन लिखे नंबर 1, नंबर 2 पे लिखे तो राइजो कटोनिया, राइजो कटोनिया स्पीशीज कवक द्वारा। कवक के द्वारा बीमारी लगती है। और जो कवक जनित बीमारी है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए अपन को बीज उपचार करना चाहिए। इस बीमारी के लिए बीज उपचार, बीज उपचार में अपन को ताम्र युक्त थायरम का प्रयोग करना चाहिए। थायरम एक फंजीसाइड है और 2 से 3 ग्राम मात्रा चाहिए, जैसे थायरम ले सकते हैं, कैप्टान ले सकते हैं, एग्रोसोन जीएल ले सकते हैं, और कोई सा भी मतलब फंजीसाइड काम में ले सकते हैं बीज उपचार के लिए। क्योंकि सबसे पहले अपन बीज उपचार फंजीसाइड से करते हैं, क्योंकि एफ आयुर्वेदिक काम में लेते हैं। एफ का मतलब फंजीसाइड, आई का मतलब इंसेक्टिसाइड और आर का मतलब राइजोबियम। तो ये बीमारी से संबंधित था। पहली बीमारी डैम्पिंग ऑफ आद्र गलन हो गई, एक प्राणकुंचन बीमारी लगती है, रिंग स्पॉट लगती है, दोनों का कंट्रोल आपको लिखवा रखा, रोग वाकिट, यानी 2 बीमारी वहाँ हो गई। तीसरी बीमारी है, इसके अलावा एक और स्टेम रूट और लगता है, मतलब इसमें जो क्या नाम से तना होता है वो गल जाता है, स्टेम रूट, वो भी टीजे फंगल डिजीज है। यानी बीमारियों की बात खत्म हो गई। इसके आगे अपन चलते हैं। ये आपको इसको आराम से देखते हुए लिख लेना बेटा, इसको समझना, इस टॉपिक को पूरे अच्छे से। इसके बाद में अपन हार्वेस्टिंग और एड की बात करें,
हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें, हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए और यील्ड कितनी होती है, यानी उपज की बात करें, तो पहली चीज अपन उपज देख लेते हैं। उपज की बात करें, एक तो फल की उपज और एक भाई फल और एक पपेन की उपज। तो फल तो बात करें तो फल तो 40 से लेके 50 kg, 40 से लेके 50 kg प्रति पौधा फलों की उपज तो ये है। और पपेन की उपज की बात करें तो 200 ग्राम, 200 ग्राम प्रति पौधा, 200 ग्राम प्रति पौधा। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तो हार्वेस्टिंग जब जो यानी फल का रंग कैसा होना चाहिए, फल के रंग के आधार पर, फल के रंग के आधार पर अपन हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी रंग की बात करें तो अपन यानी या तो हल्का पीला, हल्का हल्का व पीलापन, पीलापन युक्त होना चाहिए। यदि इस रंग की आपकी पपीता दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। और उपज 40 से 50 kg और पपेन की होती है 200 ग्राम प्रति पौधा। ये हार्वेस्टिंग के मामले में था थोड़ा सा। इसके अंदर अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, कीट पढ़ लिए, बीमारियां पढ़ ली, और हार्वेस्टिंग के बारे में देख लिया, यील्ड कितना पैदा हो रही है वो देख लिया आपने। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो और देख लेते हैं इसके अंदर। एक चीज और लिख लेना कि ये क्या नाम से क्लाइमेट्रिक फल है पपीता। पपीता एक क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक फल है, यानी इसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। पपीता एक क्लाइमेट्रिक फल है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लाइमेट्रिक फल है। इसके अलावा दूसरी बात, पपीता में पपीता में पर परागण, पपीता में पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, पपीता में पर परागण की क्रिया पाई जाती है, क्रिया पाई जाती है, पर परागण की क्रिया पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पपीता एक क्लाइमेट्रिक फल है, पपीता में पर परागण की क्रिया पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उपज हो गई। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ जो पॉइंट बच रहा है वो वेराइटीज का बच रहा है बेटा, यानी पूरा पूरा ये टॉपिक अपना जो फल है ये कंप्लीट हो गया, बस वेराइटीज बच रही है। इसको देख लो एक बार और देख लो अच्छे से, ये जो भी दे इसको देख लो थोड़ा सा ना, लिख लो इसको अच्छे से, देख लो। मैं थोड़ा यार पानी वानी पी लेता हूँ, देखो इसको। देख लो इसको। अपने अब जो पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो अपना वेराइटीज है, इसकी वेराइटीज बाकी है वो देख लेते हैं दोस्तों एक बार। पपीता कौन कौन सी वेराइटी है, उन्नत किस्म है। नंबर 1 पे अपन पढ़ेंगे फल वाली वेराइटी, फल वाली किस्में कौन कौन सी है।
फल वाली किस्म की बात करें, नंबर 1 हनी ड्यू, हनी ड्यू इसको मधु बिंदु के नाम से भी जानते हैं, मधु बिंदु। कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू। इसके अलावा अपन बात करें वाशिंगटन, इसके अलावा अपन बात करें CO3, CO4, CO6, ये भी इसकी वेराइटी है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। फल वाली किस्में में देखो इनको हनी ड्यू, मधु बिंदु, कुर्ग हनी ड्यू, वाशिंगटन, CO3, CO4, CO6। और इसके बाद में अपन देखें ताइवान क्या नाम से, ताइवान किस्में में इसी के अंदर आती है, जैसे सनराइज, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो। इसके अलावा अपन देखें सूर्या, सूर्या भी इसी की किस्म है। देखो इनको बेटा, हनी ड्यू, मधु बिंदु, इनको लिखो। लिखो इनको। इसके अलावा अपन देखें पंजाब स्वीट, पंजाब स्वीट, पंजाब स्वीट यानी पंजाब मीठा। इसके अलावा पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस। पूसा डेलीशियस, पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ यानी बोनी किस्म में ध्यान रखना, यह है बोनी किस्म, यह है बोनी किस्म है। पूसा ड्वार्फ है एक बोनी किस्म में, ध्यान रखना इस चीज को आप, बोनी किस्म। उतारो इन्हें। हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू, वाशिंगटन, CO3, CO4, CO6, सनराइज सोलो, सूर्या, पंजाब स्वीट, पूसा डेलीशियस, पूसा ड्वार्फ। उतार दो दोस्तों। इसके अलावा और देखे दो चार और बच रही है इसी के अंदर फल वाली वेराइटी में। पूसा जाइंट, पूसा जाइंट, पूसा जाइंट, पूसा नन्हा, पूसा नन्हा। ये अत्यधिक बोनी किस्म है, यह अत्यधिक बोनी किस्म है, अत्यधिक बोनी किस्म है। और इसके बारे में और गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म, गृह वाटिका, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म, यानी ये गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी, पूसा नन्हा। इसमें जो प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस रखी जाती है, इसके बारे में, पौधे से पौधे की दूरी की बात करें, प्लांट टू प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 1.25 इंटू 1.25 मीटर। और सामान्य पपीता में रखी जाती है, यानी सामान्य की बात करें,
सामान्य पपीता, उधर आपने नहीं लिखी सामान्य। सामान्य पपीता में जो पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है वो 2 × 2 मीटर रखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूसा नन्ना एक अत्यधिक बोनी किस्म है जो गृह वाटिका किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त किस्म है, जिसमें प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 1.25 से इंटू 1.25 मीटर रखी जाती है। और सामान्य पपीता होती है, ये नन्ना वेराइटी बिल्कुल छोटी है, और अन्य इसके अलावा जो भी वेराइटी के अंदर जो पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है वो 2 × 2 मीटर रखते हैं। इसको उतारो एक बार, आप उतारो। इसके अलावा अपन देखे पपेन उत्पादक वेराइटी, पपेन उत्पादक वेराइटी यानी किस्म कौन कौन सी है, यह सब कई बार प्रश्न पूछा गया। तो पपेन उत्पादक वेराइटी की अपन बात करें, 3 वेराइटी आपको ध्यान रखनी है। पूसा मैजेस्टी, पूसा मैजेस्टी, और ये कोयम्बटूर 2, CO5, CO2, ये 3 वेराइटी है, ये आपको ध्यान रखने है, इनको स्पेशल रूप से उतार लेना। पूसा मैजेस्टी, CO5 और CO2, यानी कोयम CO का मतलब है कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 2 यानी 2। ये 3 वेराइटी है, तीनों ही पपेन उत्पादक वेराइटी है। गृह वाटिका के लिए आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखने की, गृह वाटिका के लिए कौन सी वेराइटी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ये पूसा नन्ना। इसके अलावा पूसा नन्ना हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त किस्म है। इसके बारे में एक शब्द आप और लिख सकते हो, सघन रोपण हेतु उपयुक्त, सघन रोपण, सघन रोपण हेतु उपयुक्त। हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं सघन रोपण को, यानी HDP। HDP के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है पूसा नन्ना, ध्यान रखना। और पपेन उत्पादक वेराइटी की बात करें तो पूसा मैजेस्टी और CO5 और CO2, ये आपको ध्यान रखनी है। इनको उतारो एक बार। इसके अलावा अपन बात करें और आगे, वेराइटीज के अंदर से भी प्रश्न आता है, यहाँ से वेराइटीज के अंदर से भी आएगा प्रश्न। यानी जो IIHR है, IIHR यानी भारतीय, भारतीय क्या लिख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी, बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये असरगट्टा बेंगलोर के अंदर स्थित है, आपको पता होगा इसका तो, असरगट्टा बेंगलोर, असरगट्टा बेंगलोर। असरगट्टा बेंगलोर से भी पपीता की 2 वेराइटी यहाँ से निकाली गई है, आपको 2 वेराइटी का नाम याद रखना है। एक तो अर्का प्रभात, अर्का प्रभात, और एक आपको याद रखनी है अर्का सूर्या। ये 2 वेराइटी आपको ध्यान रखनी है, इनको उतार लो एक बार, सबके सब इनको उतारो एक बार। ये दोनों वेराइटी ऐसे निकाली गई है, आपको स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखना है कि बेंगलोर जो संस्थान है वहाँ से कौन सी वेराइटी निकाली गई थी, अर्का प्रभात और अर्का सूर्या मोस्ट है कि आपके जेट में आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ उभयलिंगी किस्में भी होती है जिनमें नर और मादा फूल दोनों ही पाए जाते हैं। उभयलिंगी की बात करें, उभयलिंगी किस्में, उभयलिंगी जो वेराइटीज है वो कौन कौन सी है उभयलिंगी किस्में,
जैसे अपन बात करें, एक तो है पूसा मैजेस्टी, पूसा मैजेस्टी, ताइवान, रेड लेडी, मतलब वो 786 बोलते हैं, यही है वो। इसके बाद में सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, पूसा मैजेस्टी, ताइवान, रेड लेडी 786, सनराइज सोलो, और पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस, ये भी मतलब उभयलिंगी किस्म है। उभयलिंगी का मतलब है कि इस जो ये उभयलिंगी वेराइटी होती है, इसके अंदर जो फूल होता है, इसे यानी नर प्लस मादा। उभयलिंगी का मतलब नर प्लस मादा नहीं है बेटा, नर मतलब अपन देखा जाए तो बोल सकते हैं क्या, उभयलिंगी बोल सकते हैं गाइनोडाइसियस, मादालिंगी, हाँ नर प्लस मादा सही है, नर प्लस मादा। ऐसी वेराइटी जिनमें नर प्लस और मादा दोनों ही पाए जाते हैं उभयलिंगी। ये आपको वेराइटीज है, इनके बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन सी वेराइटीज है, इनको एक बार अपन और देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे देख लो, ये थोड़ा जूम नहीं हो रहा। यानी पपेन उत्पादक जो वेराइटी है पूसा मैजेस्टी है, CO2 और CO5। ग्रेवाटिका के लिए जो वेराइटी पूसा नन्ना है आपको बता दिया, पूसा जाइंट, रोटी फ्रूटी बनाई जाती है इससे, पूसा ड्वार्फ, ये चीज़ ड्वार्फ वेराइटी। और पूसा नन्ना में 1.25 मीटर इसकी डिस्टेंस रखी जाती है। अर्का प्रभात और अर्का सूर्या है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान असरगट्टा बेंगलोर द्वारा रिलीज की गई है। उभयलिंगी किस्मों में पूसा मैजेस्टी, पूसा डेलीशियस, ताइवान रेडी, रेड लेडी 786, सनराइज सोलो, ये वेराइटी है। इसके अलावा इसकी प्रवर्धन और सीड रेट की थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, वो और करवा देते हैं आपके। ये पपीता कंप्लीट है दोस्तों आज। यानी इसका प्रवर्धन के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था, प्रवर्धन, प्रवर्धन, प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, ध्यान रखना, बीज द्वारा, यानी अपन लिख सकते हैं बाई सीड, सीड के माध्यम से प्रवर्धन किया जाता है। और बीज दर की मैं बात करूं, इसके अंदर जो 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में कितने बीजों की आवश्यकता होती है, 1 हेक्टेयर में कितने बीजों की आवश्यकता होती है? 250 से लेके 300, 300 ग्राम 1 हेक्टेयर में, सामान्य बात करो तो। यह है सामान्य के लिए। मादा लिंगी किस्मों की बात करें 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में 150 ग्राम, 150 ग्राम पर हेक्टेयर, ये मादा लिंगी। मादा लिंगी का मतलब है इसमें नर फूल नहीं आते हैं, मादा फूल आते हैं। मादा लिंगी या अपन बोल सकते हैं गाइनोडाइसियस, गाइनोडायोसियस, गाइनोडाइसियस जो पपीता उसकी सीड रेट आपसे पूछी जाए गाइनोडाइसियस की, तो आपको बतानी 150 ग्राम, और आपसे पूछ रहा है 250 से 300 सामान्य, मतलब अपन इसको डायोसियस बोल सकते हैं। सामान्य का मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डायोसियस। डायोसियस जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था दोस्तों, ये पपीता के बारे में था। पपीता के बारे में मैंने आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे नोट्स बनाओ। मतलब वीडियो देखने से मतलब नहीं होता कि एक अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो,
कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो भी एग्जाम में जो भी पर्सन आएगा इसी के अंदर से मिलेगा, ये कन्फर्म है। एक भी आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने, कि आपको पूरा पूरा बताने का प्रयास किया। अब अपन अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद साहब।